हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है, इतिहास के साधन। जब आप सिलेबस देखेंगे इतिहास का या जीएस फर्स्ट पेपर का, तो आपको इतिहास के साधनों को पढ़ना है कि किस तरीके से भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, किन साधनों का प्रयोग करके। तो उन्हीं साधनों में एक साधन है किताब उल रहरा, जिसको रहला भी कहते हैं। उसका जो रचयिता है वो इब्न बतूता है। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था और अरब के मार्ग से भारत आया था, सिंध पहुंचा था, फिर दिल्ली पहुंचा। तो आज उसी व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे। इसके नाम पर एक गाना भी बना था, इब्न बतूता बगल में जूता। तो हम वहाँ पे बात केवल एक मजाक के तौर पर मैंने बात की, लेकिन इब्न बतूता बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जो भी परीक्षाएं आप दे रहे हैं उनके लिए, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इब्न बतूता के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इब्न बतूता को जानने से पहले हम थोड़ा मैप देख लेंगे। मैप में मोरक्को शहर देखेंगे और भारत के किन क्षेत्रों में इब्न बतूता जाने का प्रयास किया या गया था उनके बारे में देख लें। थोड़ा सा हमको आइडिया हो जाएगा कि उसका रूट क्या था, उसका थल मार्ग, उसका जल मार्ग क्या था, किस रास्ते का या किस मार्ग का उसने अनुसरण किया था। उसको अगर यदि हम देख लेंगे, जान लेंगे, एक आभास ले लेंगे, एक अनुभव ले लेंगे, तो हमारे लिए आसान होगा। चलते हैं, फिर देखते हैं। ये रहा आपका मोरक्को, जो कि उत्तरी अफ्रीका का देश है। और ये रहा दक्षिण भारत के निकट एक चारों तरफ समुद्रों से घिरा हुआ एक देश, मालदीव। एक टापू है, द्वीप है। और ये रहा दक्षिण भारत का मदुरई, जिसको मदुरा भी कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य में प्राप्त होगा ये शहर। और ये रहा मोरक्को का थल मार्ग और जल मार्ग। मोरक्को यहाँ से चला होगा। ये रहा एक दृश्य मोरक्को शहर का। आपने संभवतः बॉलीवुड फिल्मों में मोरक्को शहर को देखा हो। फिल्माया गया है बहुत ही बड़े पैमाने पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैलानी लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पर। तो आप इसको जो है, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, आप यूट्यूब से सर्च करके मोरक्को के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैंने केवल एक प्रयास किया है कि आप इब्न बतूता के मोरक्को के बारे में थोड़ा सा जानें, थोड़ा सा मौलिक जानकारी प्राप्त कर लें, थोड़ा सा एहसास आपको हो कि हाँ, किस मोरक्को की बात कर रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं। ये एक जाना पहचाना चेहरा है आपके लिए, ये नूरा फतेही हैं। ये भी मोरक्को से ही बिलोंग करती हैं, मोरक्को की एक मॉडल है। और यहाँ पर नृत्य से संबंधित जो भी इनका कार्य है वो करती हैं और आजकल बहुत ज़्यादा इनके चर्चाएं हैं। तो बॉलीवुड का बहुत ही अच्छा संबंध रहा है मोरक्को शहर से। मोरक्को के लोग यहाँ पर बॉलीवुड में आते रहे हैं, अपने कार्य से लोगों को मनोरंजित करते रहे हैं। हमने मैप देख लिया, हमने मोरक्को के लोगों को भी देखने का, समझने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता जो है, एक व्यक्ति था जो कि मोरक्को का निवासी था। वो 1304 में पैदा हुआ और 1378 तक उसकी जीवन लीला चली। वह एक अरब यात्री, मतलब अरब यात्री के रूप में भारत आया था। हालांकि वो था मोरक्को का अभियानकर्ता, मोरक्को देश का ही था वो। ठीक। 1325 ईस्वी में उसने गृह त्याग दिया था। क्यों गृह त्याग किया था उसने? क्योंकि उसको इस्लाम धर्म के बारे में जानने का बहुत ही रुचि थी उसको, इस्लाम धर्म जानने की, क्योंकि वो मुस्लिम था। तो इस्लाम धर्म और उसके विधि शास्त्रों की शिक्षा लेने के लिए उसने विश्व भ्रमण करने के लिए अपना गृह त्याग दिया था 1325 ईस्वी में। फिर इसी के चलते उसका भारत आगमन हुआ। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका तथा अरब प्रायद्वीप के देशों को पार कर 1333 ईस्वी में हिंदुस्तान के सिंध में पहुंचा, जो कि अब पाकिस्तान में है। उस समय तत्कालीन परिस्थिति में या तत्कालीन स्थिति में सिंध भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो वहां पहुंचा और इसके बाद दिल्ली गया। दिल्ली में आप जानते हैं कि सल्तनत युग चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के शासक का जो है शासन था। दिल्ली में जब मोहम्मद बिन तुगलक के सामने या समक्ष ये इब्न बतूता गया तो बहुत ही प्रभावित हुए सुल्तान।
मोहम्मद बिन तुगलक इससे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं एक विद्वान थे और विद्वानों के वो संरक्षक भी थे। तो उन्होंने इब्न बतूता को अपने संरक्षण में कर लिया और दिल्ली का उन्होंने उसे काजी नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता को काजी तो नियुक्त कर दिया गया, लेकिन उसको कारागार भी हुई इस बीच। 8 वर्षों तक वो सल्तनत के लिए सेवा देता रहा, लेकिन भ्रष्ट भी था वो, क्योंकि वो कई भ्रष्ट गतिविधियों में सक्रिय था। काजी के पद था और भ्रष्ट होना तो लाजमी है, क्योंकि आम जनता से अगर कोई अधिकारी जुड़ जाएगा और आम जनता का अगर कोई कार्य करेगा तो निश्चित ही अधिकारी भ्रष्ट हो ही जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये 8 साल वहाँ पे काम किया और भ्रष्ट गतिविधियों में इसको संलिप्त पाया गया, इसलिए इसके ऊपर आरोप लगाए गए, सिद्ध भी हो गया और इसको कारागार में डाल दिया गया। कारागार में जब डाल दिया गया तो इब्न बतूता जो है व्यक्तिगत अनुरोध करके मोहम्मद बिन तुगलक से, सुल्तान से क्षमा याचना की कि उसे छोड़ दिया जाए। तो मोहम्मद बिन तुगलक को इसके ऊपर दया आ गई और उन्होंने इसको छोड़ा और फिर से अपने दरबार में इसको स्थान दिया और इससे कहा कि आप चीन की यात्रा के लिए जाइए, राजनयिक एक एम्बेसडर के तौर पर, एक राजदूत के तौर पर आप हमारा जो है मैत्रीवत व्यवहार जो चीन से बनाना है उसको आप कायम करने के लिए जाइए। तो क्या करते हैं, ये जलपोत द्वारा, मतलब बड़े जहाजी बेड़े के साथ ये निकलता है, लेकिन इसका जो जलपोत होता है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। 1342 ईस्वी की ये घटना है। चीन के लिए भेजता है इसको राजनयिक दल के प्रधान के रूप में। फिर होता क्या है कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, इसके बाद ये दिल्ली आता है। दिल्ली में ज़्यादा दिन रहता नहीं है, इसके बाद दिल्ली से ये अलविदा ले लेता है। अलविदा लेने के बाद ये सीधे दक्षिण भारत के निकट आपको एक देश दिखाई पड़ेगा, मालदीव, जिसको मैंने मैप में आपको दिखाया है। तो ये मालदीव समूह के पास गए। फिर इसके बाद मालदीव समूह में रहने के बाद कुछ दिन के बाद ये श्रीलंका चले गए। श्रीलंका जाने के बाद कुछ दिन वहाँ रहे, इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत की धरती पर पुनः जो है कदम रखा, मतलब भारत की धरती पर पुनः कदम रखा और मदुरा में जाकर रहने लगे। कुछ दिन वहाँ रहा और इसके बाद ये हज की यात्रा के लिए इनका मन हुआ। तो ये 1349 में निकले मदुरई से। तो रास्ते में हज यात्रा की, इसके बाद ये सीधे मोरक्को चले गए और मोरक्को में इनको बहुत ही अच्छा स्वागत मिला। वहाँ का जो वहाँ के जो शासक थे और जो वहाँ की जनता थी, उन्होंने इसको बहुत ही सम्मान दिया, क्योंकि ये उस समय तक एक प्रसिद्ध दार्शनिक एवं संत के रूप में प्रसिद्धि पा चुका था, मतलब स्थापित हो चुका था एक नामचीन व्यक्ति के रूप में। तो मतलब कि इसका आना, इसका यात्रा करना और इस्लाम धर्म की जानकारी के लिए जो भी इसने किया, इसको फल इसको प्राप्त हुआ और ये नामचीन व्यक्ति हो गया। खैर, यहाँ पे भारत के लिए, इसने भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए क्या किया उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। पहले इसको थोड़ा खत्म कर लें। इब्न बतूता की मृत्यु। इब्न बतूता 73 वर्ष की अवस्था में 1378 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुआ। साधारण मृत्यु, अपने आप से मृत्यु इसको मिली। किसी लड़ाई में या किसी झंझावत में या किसी आपदा में इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। ये अपने सामान्य मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे इब्न बतूता का योगदान भारतीय इतिहास के लिए क्या था। तो ये एक तो यात्रा करने आया था, ठीक है, यात्रा करने आया था तो इसने एक किताब लिखी थी, किताब उल रहरा। ये यात्रा वृत्तांत है कि मैं किस तरीके से घूमने निकला, कहाँ कहाँ गया, क्या अनुभव किया। तो ये इस तरीके की पुस्तक है। हालांकि इससे इतिहास की जानकारियाँ हमको मिलती है। हमको इतिहास का पुनर्निर्माण करना है तो हम इतिहास से संबंधित चीज़ें उठाएंगे, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये किताब। अब ये लिखा किस में है? ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है और इसमें एक भाग में दिल्ली सल्तनत के बारे में और मदुरा के बारे में इसने लिखा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। तो इस टॉपिक को हमको लेना है यहाँ से इतिहास पुनर्निर्माण के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के इतिहास का ये प्राथमिक सोर्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि इब्न बतूता किसके दरबार में था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था। तो वहाँ पे जो उसने अनुभव किया, जहाँ जहाँ उसको यात्रा के लिए भेजा क्या कहते हैं सुल्तान ने,
उसके बारे में उसने लिखा। चीन की यात्रा के बारे में लिखा। काजी के पद पर था तो वहाँ उसके बारे में बात इसने लिखी। तो सामाजिक राजनीतिक अवस्था पर भी इसने प्रकाश डाला। तो बहुत कुछ जो है इसकी किताब से हमको प्राप्त होता है। अब किताबुल रहरा का ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से प्रकृति क्या है, किस तरीके से है, मतलब बहुत ही ऑथेंटिक है कि थोड़ा कपोल कल्पित बातें इसमें लिखी हैं, ये सारी चीज़ें हमको जाननी है। देखिए इब्न बतूता जो है ये व्यक्तिगत अवलोकन करता है, किसी से पूछता जाचता नहीं है। जो इसको अनुभव होता है, जो इसको समझ में आता है, उसी के आधार पर इसने अपनी किस पुस्तक लिखी थी। ठीक है, एक सच्चा आलेख है, जो इसको लगा उसने हूबहू उसको उतार दिया, उसको लिखा उसमें। इतिहास की पुस्तक के रूप में कई अशुद्धियां हैं इसमें, मतलब कुछ त्रुटियां हैं इसमें, जैसे भाषा शैली या किसी बात को यह नहीं समझ पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि इसको भारतीय भाषाओं की जानकारियां नहीं थी, सभी भारतीय भाषाओं की जानकारियां नहीं थी। एक तो फारसी भी इसको नहीं पता था, फारसी भाषा भी नहीं पता था, क्योंकि ये मोरक्को का निवासी था। तो इतना जो है पारंगत कोई नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत जान जाएगा लेकिन इतना पारंगत नहीं हो जाएगा, या तो उस पर आप समझ दीजिए। तो फारसी भाषा में और भारतीय भाषाओं में उसको ज्ञान कम था। तो जो कुछ अगर उसने पढ़ के सीखने का प्रयास किया या किसी से पूछने का प्रयास किया, तो उसमें कहीं ना कहीं इसको कमी खल गई कि ये भाषा नहीं जानता था, तो उसका या तो गलत मतलब निकाल लेता था या अधूरी जानकारी इसको प्राप्त होती थी। तो उसको समझ कर अपने हिसाब से उसने किताब लिखी। तो थोड़ी बहुत त्रुटियां अशुद्धियां हैं इसमें। इब्न बतूता मन एवं स्वभाव से लेखक नहीं है। इतिहास का जो है लेखक तो था नहीं, वो तो एक यात्रा पे निकला हुआ था इस्लामिक कानूनों को जानने के लिए, इस्लाम की जानकारी के लिए। वो कोई विधि वेत्ता नहीं था, ना कोई इतिहास लिखने वाला था, ना कोई लेखक था। बस केवल अपने अनुभवों, अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर उसने पुस्तक लिखी थी। तो इस कारण से भी उसमें त्रुटियां हैं इस पुस्तक में। लेकिन फिर भी एक विदेशी होने के नाते उसने जो कुछ किया, जो ये वृत्तांत लिखा, उससे भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमको सहायता मिलती है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें हम सब लोग गलत नहीं कह सकते हैं। जो कुछ मिल जाए इतिहास के पुनर्निर्माण में वही अच्छा है। अब यहाँ पर बात कर लें क्यों इसके ऊपर, इस पुस्तक के ऊपर आंख बंद करके जो है भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि इब्न बतूता थोड़ा सा पूर्वाग्रह से जो है ग्रसित व्यक्ति था, क्योंकि उसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अपना एक अनुभव या एक मंशा बना रखी थी, एक दिमाग में कुछ बैठा रखा था कि हाँ ये व्यक्ति इसी तरीके से होगा। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र के बारे में जब वो बताता है तो पूर्वाग्रह ग्रसित होकर ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताता है। तो संभव है कि ये अन्य चरित्रों के बारे में भी अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हुए जो है वर्णन किया होगा। तो ये थे इब्न बतूता। इनके बारे में आपने जानकारी ली कि कहाँ से ये आए थे, कितने वर्ष में इन्होंने इनका जो है जीवन कितने वर्ष का था, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, किस सुल्तनत के काल में, किस सुल्तान के काल में ये भारत आए थे, इनको चीन भेजा गया था, क्या हुआ। आपने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की इस वीडियो से। चीन में गए थे लेकिन चीन पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि रास्ते में ही इनका जलपूत टूट गया था। तो ये रोचक कहानियाँ जो भी है ये हमको पता चलती हैं, उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चलता है, रास्तों का पता चलता है, किस रास्ते से आ रहे थे, मार्ग कौन सा अनुसरण किया जाता था, अनुसरित होता था उस समय। तो ये सारी जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, मैं अब अगले वीडियो में मिलूँगा किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।